हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए जीएस की नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली प्रैक्टिस सेट सीरीजों की तरह ही आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और मैं ये आशा करता हूं या माँ से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर माँ भगवती की असीम अनुकंपा बनी रहे और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस पाने की जिद होनी चाहिए। बस पाने की क्या होनी चाहिए? जिद होनी चाहिए। तो दोस्तों बस जिद करना सीखिए, आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। असंभव जैसा शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो देखिए इसमें दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किससे संबंध है? मनसबदारी से। पहली बात किससे संबंधित है? मनसबदारी से। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मनसबदारी प्रथा को शुरू किसने किया? मनसबदारी प्रथा को शुरू किसने किया? तो देखिए मनसबदारी प्रथा को शुरू किया तो अकबर ने। किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। कब किया? 1575 में। ठीक है, और मनसबदारी प्रथा में क्या थे? जात व सवार। क्या होते थे? जात व सवार। जात जो थे वो पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिक। ठीक है, और सवार होते थे घोड़सवार, घोड़सवार। ठीक है, अब बात आती कि सीएसपा और दो अस्पा और सीएसपा किसने शुरू की थी? दो अस्पा सीएसपा क्या था? ये देखिए दो अस्पा सीएसपा यह था कि मनसबदारी का दर्जा बढ़ाए बिना सेना की संख्या बढ़ा देना, यानी मनसबदार का दर्जा बढ़ाए बिना सैनिकों की संख्या बढ़ा देना, सैनिकों की संख्या बढ़ा देना। ठीक है, यानी मनसबदारों का दर्जा बढ़ाए बिना सैनिकों की संख्या बढ़ा देना था। और ये किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। यानी सीएसपा दो अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार, हिंदू मनसबदार थे। ठीक है, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किसके समय थे? औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। किसके समय थे? औरंगजेब के समय थे सबसे अधिक हिंदू मनसबदार। लेकिन वो सब कौन थे? मराठा ज्यादा थे उसमें, मराठे थे। कौन थे? मराठे थे। ठीक है, दूसरी बात देखिए औरंगजेब के बारे में और जान लेते हैं। औरंगजेब ने क्या किया था? इसने तुलादान, झरोका दर्शन, चित्रकला व संगीत, इन तीनों पर क्या लगवा दिया? प्रतिबंध। तुलादान, झरोका दर्शन, संगीत और चित्रकला पर प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने लगवाया। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण काल। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दो अस्पा और सीएसपा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है?
किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो देखिए अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में, दिल्ली में गुलबदन उसने वो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। अकबर ने अपना मकबरा अपने जीवित रहते स्वयं बनवाया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में, जो नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि किस बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का नहीं है। और याद रखिए बाबर भी एक और ऐसा मुगल बादशाह है जिसका मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। ठीक है, काबुल में। तो दो मुगल बादशाह ऐसे जिनका मकबरा भारत में नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले अकबर ने देखिए क्या क्या बनवाया। अकबर ने आगरा का किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी का किला, और फतेहपुर सीकरी के किले में ही बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। ठीक है, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, और अटक का किला, अटक का किला। इतने किले अकबर ने बनवाए थे। ठीक है, 5 किले बनवाए थे अकबर ने। जहांगीर ने कोई विशेष इमारत नहीं बनवाई। जहांगीर के समय बस जो नूरजहां थी उसने एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था आगरा में। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। लाल किला बनवाया इसने। दिल्ली की जामा मस्जिद, जामा मस्जिद बनवाई। ताजमहल क्या बनवाया? ताजमहल। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, तो आगरा की जामा मस्जिद थी वो जहांआरा बेगम ने बनवाई। किसने बनवाई? जहांआरा बेगम, जो शाहजहां की पुत्री थी, जहांआरा बेगम ने बनवाई। ठीक है, आगरा की मस्जिद किसने बनवाई? जहांआरा बेगम ने बनवाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपसे पूछा गया दिल्ली की जामा मस्जिद, तो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपसे पूछा गया था कि दिल्ली की जामा मस्जिद तो शाहजहां ने बनवाई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ था? यानी उपनिषदों का जो उपनिषद हैं उनका फारसी अनुवाद किस सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो बात करते हैं। देखिए उपनिषदों का फारसी अनुवाद ये सिर्र-ए-अकबर के नाम से, सिर्र-ए-अकबर के नाम से शहजादा दारा शिकोह ने करवाया था। किसने करवाया था? शहजादा दारा शिकोह करवाया। ठीक है, तो दारा शिकोह किसके शहजादे थे? शाहजहां के। तो किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, दारा शिकोह की उपाधि क्या थी? शाह बुलंद इकबाल, इनकी उपाधि थी शाह बुलंद इकबाल। दूसरी बात, ये मुगल काल के सबसे बड़े मनसबदार थे, मुगल काल के सबसे बड़े मनसबदार, मनसबदार थे। ठीक है, 60,000 की मनसबदारी थी इनके पास। दारा शिकोह ने और कौन सी किताबें लिखी? इनकी और किताब है सवीनत औलिया, सवीनत औलिया किसकी किताब है? दारा शिकोह की। सवीनत औलिया, सकीनत औलिया, सवीनत औलिया और सकीनत औलिया किसकी किताब है?
दारा सिकों की किताब है। सभी ने तौल लिया और सखी ने तौल लिया, किसकी किताब है? दारा सिकों की किताब है। औरंगजेब की उपाधि क्या थी? बहादुर। ठीक है, उपाधि क्या थी? बहादुर थी। ठीक है, औरंगजेब की उपाधि क्या थी? बहादुर। औरंगजेब की उपाधि थी। चलिए, तो आपको आंसर मिल गया कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट ने करा? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के काल में हुआ था। किसने करवाया था? दारा सिकों ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सिख गुरु को अर्जुन देव ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो देखिए, अकबर ने जो 500 बीघा जमीन दान में दी थी, रामदास। किसको दी थी? रामदास को, जो सिखों के चौथे गुरु थे। आइए बात करते हैं। देखिए, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास की बेटी थी बीबी भानी। बेटी थी बीबी भानी। बीबी भानी कौन थी बेटी? बीबी भानी थी। बीबी भानी का विवाह किसके साथ होता? रामदास के साथ। और इस विवाह में और इस विवाह में शामिल होने कौन जाते हैं? अकबर। विवाह में शामिल होने मुगल बादशाह अकबर जाते हैं। शामिल होने मुगल बादशाह अकबर जाते हैं। अकबर जाते हैं। कौन जाते हैं? मुगल बादशाह अकबर जाते हैं। ठीक है, बीबी भानी के विवाह में शामिल होने कौन जाते हैं? मुगल बादशाह अकबर जाते हैं। अब देखिए भाई, पूरे भारत का बादशाह अगर शादी में जाएगा तो नौता में कुछ तो देगा। तो अब नौता में वो 10, 20, 50 रुपए तो देगा नहीं। तो उसने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। कितनी बीघा? बादशाह अकबर लेते हैं तो 500 बीघा जमीन देते हैं। 500 बीघा जमीन देते हैं। इसी जमीन पर रामदास ने पहले रामदास नगर बसाया और उसी रामदास नगर को बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। ठीक है, आइए बात करते हैं गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। सिखों के 5वें गुरु बहुत इंपोर्टेंट है ये। सिखों के 5वें गुरु, इनको सच्चा पातशाह कहते हैं। सच्चा पातशाह, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, इनको सच्चा पातशाह कहते हैं। और इन्हीं के समय से मुगलों के और सिखों के संबंध खराब हो जाते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने इनको फांसी की सजा दी। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसकी सजा दी। जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दी। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर ने इनको फांसी की सजा दी क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को शरण दे रखी थी और खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और वो इन्होंने शरण दी। तो जहांगीर ने समझा कि इन्होंने भी उसकी सहायता की है और इसलिए उन्होंने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करवाई। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करवाई। ठीक है, दूसरी बात, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, औरंगजेब इन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली लाया, उन्हें कई यातनाएं दी, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया तो उनका शीश काट दिया गया। और जहां उनका शीश काटा गया, आज वहीं पर दिल्ली में शीश गुरुद्वारा बना, शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए, 500 बीघा जमीन अकबर ने किसको दान में दी थी? रामदास को दी थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव है, उन्हें सच्चा पातशाह कहते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, 10वें गुरु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन वह कौन सा नायक था जैसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? देखिए, 1659 में शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा गया था। बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था अफजल खां को। किसको भेजा था? अफजल खां को भेजा गया था। अफजल का जो अफजल खां था ना, वो काफी बलशाली था, लंबा कद था उसका, और उसके बारे में यह कहा जाता अगर वो किसी को एक बार भींच दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो इसलिए अफजल खां को भेजा गया, लेकिन शिवाजी भी
अपने अंगरखे में एक कटार छुपा कर ले गए थे, और जैसे ही उसने शिवाजी को दबाना शुरू किया, शिवाजी ने कटार निकाली और अफजल खां की हत्या कर दी। और अफजल खां की हत्या के बाद शिवाजी का यश पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। ठीक है, तो 1659 में शिवाजी को किसको दबाने के लिए भेजा गया? अफजल खां को। लेकिन 1659 में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। हत्या कर दी। ठीक है, दूसरी बात, शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। वो पराजित किया और इसका अंगूठा काट लिया, पराजित किया। ठीक है, और इसका क्या कर लिया? अंगूठा काट लिया। और ये वापस चला जाता है आगरा, जहां औरंगजेब इसको बंगाल भेज देता है फिर। ठीक है, और फिर भेजता है जय सिंह को, और जय सिंह के साथ शिवाजी 1665 में पुरंदर की संधि करते हैं। किसकी संधि करते हैं? पुरंदर की संधि। और इस पुरंदर की संधि के समय कौन उपस्थित था? मनुची वहां उपस्थित था। ठीक है, पुरंदर की संधि करते हैं, पुरंदर की संधि के समय वहां कौन उपस्थित था? मनुची उपस्थित था। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था। ठीक है, थोड़ी बात शिवाजी के बारे में बताता हूं। देखिए, शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव अपनी माता जीजाबाई का था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु रामदास थे। जबकि दादाजी कौंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। दादाजी कौंडदेव कौन थे? शिवाजी के संरक्षक थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंड्रीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंड्रीज है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित। कुछ इस तरह इसका विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंड्रीज है, जिसका 7 देशों में विस्तार है। कितने देशों में विस्तार है? 7 देशों में विस्तार है इसका। ठीक है, 7 देशों में विस्तार है इसका। वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वेडोर, बोलेविया, चिली और अर्जेंटीना। चाइना में इसका विस्तार है। ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 7 देशों में इसका विस्तार वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, बोलेविया, चिली और अर्जेंटीना। एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। कौन सी है? एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की। ठीक है, हिमालय का विस्तार जो है तुम्हारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत, नेपाल, भूटान। ठीक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, चीन और म्यांमार है। ठीक है, हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में। और हिमालय पर्वत जो है विश्व की सबसे उच्चतम चोटी वाली पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची
ऊंची चोटी वाली पर्वत श्रृंखला है, वाली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में रॉकी है। ठीक है, आल्प्स यूरोप में, आल्प्स पर्वतमाला कहाँ? यूरोप में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जिसका विस्तार 7 देशों में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। एक पर्वत है यूरोप में, पिरेनीज, पिरेनीज पर्वत। ये पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। सीमा बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, यूराल पर्वत, ये रूस में स्थित है। और ये जो यूराल पर्वत है ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है, यूरोप के मध्य सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का आपको पता ही चलेगा, जर्मनी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, बात करते हैं पहले कालाहारी मरुस्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, कालाहारी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, ये कौन कौन से देशों में? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, दूसरा, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति रहती। कौन सी? बुशमैन जनजाति रहती है, जनजाति। ठीक है, चावल इसको, वो दीमक इसके क्या है? चावल है, दीमक को चावल की तरह खाती है। गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में, मंगोलिया। थार का मरुस्थल भारत में। ठीक है, थार का मरुस्थल भारत में। और ये विश्व का सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। थार का मरुस्थल विश्व में सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है, सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है, विश्व का सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। ये अटाकामा जो मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? चिली में, चिली। और ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। तो और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आइए बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 11 देशों में इसका विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों में इसका विस्तार है? लगभग 11 देशों में इसका विस्तार, 11 देशों में। ठीक है, अल्जीरिया, टूनिसिया, मॉरिटानिया, माली, लीबिया, नाइजर,
मिस्र, चाड, ठीक है, सूडान, दक्षिणी सूडान, लगभग इतने देशों में इसका विस्तार है। अल्जीरिया है, टूनीसिया है, मॉरिटानिया, माली, लीबी, नाइजीरिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपसे पूछा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, और अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जबकि थार का मरुस्थल भारत में स्थित है लेकिन विश्व का सबसे अधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका में चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, पंपास कहलाता है। क्या कहलाता है, पंपास कहलाता है। आइए बात करते हैं ग्रासलैंड की, घास के मैदान। तो देखिए घास के मैदान दो प्रकार के, एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी जहां ठंड पड़ती है वहां घास के मैदान पाए जाते। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय में पेरीज, पेरीज जो है ये यूएसए एंड कनाडा में यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहूं मैं यूएसए प्लस कनाडा में कौन से पाए जाते हैं, पेरीज। स्टेपीज, स्टेपीज पाए जाते हैं आपके यूरोप में, स्टेपीज का यूरोप में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड। ठीक है, पुस्ताज हंगरी में कहते हैं, पुस्ताज का है हंगरी में। ठीक है, घास के मैदान को पुस्ताज का कहते हैं, हंगरी में कहते हैं घास के मैदानों को। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे कैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये घास के मैदान। ठीक है, अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय यानी जहाँ गर्मी पड़ती है। तो आइए देखिए लानोज, लानोज पाए जाते हैं वेनेजुएला में। ठीक है, सेल्वास अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में। कैंपोस ब्राजील में। सवाना, सवाना अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना। ठीक है, ये घास के मैदान उष्णकटिबंधीय लानोज वेनेजुएला में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, कैंपस ब्राजील और सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। आपसे पूछा गया तो दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है, पंपाज है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है, जो गेहूं की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। देखिए महाद्वीप टोटल कितने हैं, 7 महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया। ठीक है, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, तीसरे पर है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कौन से पर है, तीसरे पर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। चौथे पर कौन सा है, चौथे पर है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पर है आपका अंटार्कटिका, पांचवें नंबर पर महाद्वीप कौन सा है आपका, अंटार्कटिका है पांचवें नंबर पर। ठीक है, इसके पांचवें नंबर पर कौन सा है, अंटार्कटिका है। छठवें नंबर पर है आपका यूरोप, यूरोप। सातवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा एशिया, लेकिन एशिया ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर अफ्रीका महाद्वीप होगा। कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप होगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से पहले स्थान पर, फर्स्ट पर है। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्रियाशील ज्वालामुखी है? सर्वाधिक क्रियाशील ज्वालामुखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील ज्वालामुखी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील ज्वालामुखी किलायु है, किलायु। और ये किस पर है? हवाई द्वीप यूएसए, हवाई द्वीप यूएसए में, किलायु हवाई द्वीप यूएसए में। एटना, एटना कहाँ स्थित है? इटली में, इटली में स्थित है एटना। ठीक है, इटली में और भी है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। दोनों कैसे? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है, और तंजानिया। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। और एकांकागुआ के बारे में अभी आपको बता ही चुका हूं। एकांकागुआ एंड्रीज पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर है? एंड्रीज। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, चलो फिर नहीं, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ठीक है, आपसे पूछेगा विश्व सर्वाधिक क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा? किलायु है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। एटना इटली में, स्ट्राम्बोली इटली में, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? पहली बात, राज्यसभा स्थायी सदन है, आप सबको पता है, स्थायी सदन है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि सदन का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं। 1/3 सदस्य, सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष बाद समाप्त होता रहता है। कार्यकाल 2 वर्ष बाद समाप्त होता रहता है, समाप्त होता रहता है। ठीक है, कार्यकाल 2 वर्ष बाद क्या होता रहता है? समाप्त होता रहता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा, राज्यसभा आर्टिकल 80 में, आर्टिकल कौन सा है? 80। राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है? 80 है। दूसरी बात, राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, यानी जनता सीधे वोट नहीं करती, जबकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं इसमें। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में वर्तमान सीटों की संख्या 245 है, जिसमें 229 राज्यों से प्लस 4 केंद्र शासित से और 12 मनोनीत होते हैं, मनोनीत। ठीक है, चलिए बात आपसे पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र से संबंधित है? आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र से संबंधित है। तो देखिए
बात करते हैं संसद का सत्र, तो संसद के सत्र से संबंधित है आर्टिकल 85। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 85 संसद के सत्र से संबंधित है। देखिए 85 में क्या है कि सत्र को आहूत यानी बुलाएगा कौन, सत्र आहूत कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है। तो देखिए सत्र को आहूत और सत्रावसान दोनों कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसी में सदन का विघटन कौन करेगा? सदन का विघटन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्र को बुलाएगा राष्ट्रपति, सत्र को वो आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा, तो सदन का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आर्टिकल 85 कहता है। ठीक है, दूसरी बात आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 ये कहता है कि मंत्री और महान्यायवादी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। मंत्री उसी सदन में वोट करेगा जिस सदन का वह सदस्य है। ठीक है, मंत्री उसी सदन में वोट करेगा जिस सदन का वह सदस्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, और ऑप्शन के भी बारे में जान लीजिए। 102 में सांसद सदस्यों के लिए निरर्हताएं दी गई हैं। ठीक है, 102 में सांसद सदस्यों के लिए निरर्हताएं दी गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? यानी यहां पहले उपवक्ता का मतलब उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, दूसरी बात सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त, सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, आयुक्त। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त पहले एक सदस्यीय था, 1989 में यह 2 सदस्यीय हुआ, पुनः 1 सदस्यीय हो गया था। उसके बाद 1991 में पुनः 3 सदस्यीय हुआ, तब से ये 3 सदस्यीय है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अब आपसे पूछा है लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो एम अनंत सैनम आयंगर थे। देखिए आपको बता दूं जीएस पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर पेपर में जो ऑप्शन दिए हैं अगर उन 4 ऑप्शनों के बारे में पता है आपको, तो आप कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं करके आएंगे। देखिए मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आया और आपको उसका आंसर नहीं पता है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शनों के बारे में आपको जानकारी है, तो आप उसमें से निकाल लेंगे कि यह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जीएस की सबसे अच्छी पढ़ाई करने का तरीका यही है कि हम उसके सारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शनों के बारे में जानकारी रखें, जिससे हम सही आंसर निकाल सकें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में लिखित कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों से संयुक्त बैठक से संबंधित है? संयुक्त बैठक से संबंधित। तो पहले हम ये जान लें कि ये संयुक्त बैठक होगी कब।
संयुक्त बैठक होगी कब? ठीक है, देखिए इधर पहली बात, कोई भी साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में से आप किसी भी सदन में ला सकते हो। साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में से आप किसी भी सदन में ला सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा मैं लोकसभा में लाया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, यानी उस पर गतिरोध आ गया, राज्यसभा सहमत नहीं है, वो पारित नहीं करती किसी भी विधेयक को, तो फिर क्या होगा? तब संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन। दूसरी बात देखिए, संयुक्त अधिवेशन जो है प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में है। दूसरी बात, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दूसरी बात, संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाया जाएगा? देखिए, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, और एक है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन विधेयक। इन दो के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, ठीक है। धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक संबंध में वो संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछा संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 108 में। 110 में धन विधेयक। धन विधेयक की पहचान कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है धन विधेयक की पहचान। और देखिए, धन विधेयक के संबंध में क्या शक्ति है? धन विधेयक पहली बात लोकसभा में लाए जाएंगे। धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। लोकसभा ने पारित कर दिया धन विधेयक, तो फिर राज्यसभा को 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पारित करना होगा, और वो पारित नहीं करती तो उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया है, ठीक है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पारित होना अनिवार्य है, उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं हम, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, विवरण कौन से आर्टिकल में? 112 में। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की विधेयकों पर सहमति, राष्ट्रपति की विधेयकों पर सहमति, ठीक है, सहमति कौन से आर्टिकल में? 111 में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे संयुक्त अधिवेशन बैठक के लिए प्रावधान कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 108 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? क्या करना अनिवार्य है? अभ्यास कहा है उसे, क्या करना अनिवार्य है? अभ्यास। तो हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? योग्यता, तो देखिए योग्यता ये कहती है कि दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में, दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में, दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक जज रहा हो, यानी न्यायाधीश रहा हो दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में। या तीसरी शर्त है, वो दूसरी शर्त है कि उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी 10 वर्ष तक वकालत की हो, उसने प्रैक्टिस की हो, अधिवक्ता रहा हो। या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की
नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो। किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। तो कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। 5 वर्षों तक के लिए वो न्यायालय में न्यायाधीश रहा उच्च न्यायालय में, तो 5 वर्ष। 2 या 2 से अधिक हो कोई बात नहीं है, लेकिन अभ्यास प्रैक्टिस की पूछे तो 10 वर्षों का है, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में ये बात कही गई है, आर्टिकल 124, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो देखिए महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, और मैंने कहा था आर्टिकल 76 में क्या कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति चाहेगा जब उसे अपने पद से हटा सकता है। ऐसे राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है। लेकिन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी रीति से उसे हटाया जाएगा, राष्ट्रपति उसे हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। आपसे पूछे किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता, तो भारतीय न्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एंजाइम टायलिन, टायलिन यानी या टायलिन का स्रोत है? तो देखिए टायलिन का स्रोत है लार ग्रंथियां। टायलिन कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथियों से निकलता है। बात करते हैं लार ग्रंथियों से, लार ग्रंथियां, ठीक है। देखिए लार ग्रंथियों में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक है टायलिन और एक है लाइपेज, लाइसोजाइम, सॉरी लाइसोजाइम। 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और लाइसोजाइम। टायलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है, ये स्टार्च को, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, पाचन करता है, ठीक है। जैसे आप रोटी चबाते हो तो रोटी को अगर बिना सब्जी के साथ चबाई है तो चबाते चबाते बाद में वो मीठी लगने लगती है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड किस में टूट गई? डाइसैकेराइड में, ठीक है। लाइसोजाइम ये भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय, आमाशय में 2 एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। दूध में पाई जाने प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है, और पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है पेप्सिन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अग्नाशय की। देखिए अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। वैसे आपको बता दूं अग्नाशय जो मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। और इससे एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? इससे निकलता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। इसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत से एंजाइम निकलता है एरेप्सिन जो प्रोटीन के पाचन को पूर्ण करता है। इसके बाद सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज ये एंजाइम निकलते हैं। सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज एंजाइम निकलते हैं कहाँ से? छोटी आंत से निकलते हैं, ठीक है। और एक निकलता है लाइपेज, ठीक है। और कौन सा निकलता है? लाइपेज। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मनुष्य का पाचन कहाँ पूर्ण हो जाता है? मनुष्य का पाचन छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, मनुष्य का पाचन कहाँ पूर्ण हो जाता है? छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? यानी कौन सी बीमारी जो है वो असंक्रामक प्रवृत्ति की, यानी फैलती नहीं है, एक से दूसरे में नहीं फैलती है, ऐसी बीमारी को असंक्रामक बीमारी कहते हैं। संक्रामक बीमारी उसको कहते हैं जो एक से दूसरे में फैल जाती है। कोविड दौर तो आपने देखा ही होगा, कोविड दौर संक्रामक बीमारी थी। कोविड कैसी थी? संक्रामक बीमारी थी जो एक से दूसरे में फैल रही थी। ठीक है, तो देखिए इसमें असंक्रामक कर्क रोग है। कर्क रोग यानी कैंसर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। देखिए कैंसर का जीन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है, अगर वो एक्टिव हो जाता है तो कैंसर है। कैंसर क्या है? कोशिकाओं का जो डिवीजन होता है वो अनियंत्रित हो जाए तो उसे कैंसर कहते हैं। अगर वो नियंत्रण में तो कोशिकाएं डिवीजन करती हैं और डेड सेल, पुरानी सेल होती हैं वो मरती रहती है और नई सेल बनती रहती हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है? पुरानी कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं, वो लगातार डिवीजन करती जाती हैं और जो नई कोशिकाएं या स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उन्हें सप्रेस करती हैं और उन्हें नष्ट करती चली जाती हैं। हैजा बैक्टीरिया से होता है और ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस। चेचक में क्या होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। विब्रियो कोलेरी में आंत प्रभावित होती है, यानी हैजा में आंत प्रभावित होती है, हैजा को कोलेरा कहते हैं। क्षय रोग, तपेदिक, और इसको टीबी भी कहते हैं। और ये ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा होता है क्षय रोग। और क्षय रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया निम्न संक्रामक प्रवृत्ति का रोग कौन सा है? कर्क रोग है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा और यह सेशन भी आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। और दोस्तों मैं कल से एक नई सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं ज्योग्राफी मैप वाइज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे पर्वत, पठार, नदी, सारे मैप वाइज आपको पढ़ाऊंगा विश्व के और भारत के। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।